नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यानी नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में पलटी मारने वाले हैं और ये खबर बिल्कुल पक्की है। आपने देखा होगा कि विगत दिनों जो प्रधानमंत्री जी का पटना में रोड शो हुआ, उस रोड शो में नीतीश कुमार गायब मिले। लोग कह सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप उनके लास्ट एक सप्ताह के भाषणों को सुन लीजिए तो आप पाइएगा कि डेलिबरेटली तेजस्वी पर नीतीश कुमार का प्रहार नहीं हो रहा है या बहुत धीमा हो रहा है। और ठीक इसी तरह तेजस्वी के भाषणों में प्रहार नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हो रहा है, न कि उतना तेज और तीखा प्रहार नीतीश कुमार पर। और ये सूचना मैं आरजेडी के कई एक उच्च सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं। और जब मैं उच्च सूत्र बता रहा हूं तो वो सूत्र बहुत ही उच्च है। बेसिकली यह घटना और यह कार्यक्रम उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से अमित शाह ने अपने एक टीवी चैनल में दिए गए वक्तव्य, उनका जो इंटरव्यू हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव वो नहीं कर सकते हैं, वो तो विधायक दल बैठेगा और वो मिलके करेंगे। सबसे बड़ा और मौजूद सवाल है बिहार का, सर, उसको निपटा लेते हैं पहले। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। आपने ललन सिंह का भी कुछ वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधायक लोग करते हैं। सीएम चेहरे पर जेडीयू नेता ललन सिंह का एक बयान आ गया है। अब विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा, कह रहे ललन सिंह। एनडीए का विधायक दल सीएम तय करेगा। आइए पहले सुनते हैं, फिर चलेंगे सहयोगियों के पास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई, आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। यद्यपि ये बात सैद्धांतिक रूप में या फिर संविधान के हिसाब से सही है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसका जो नेता होता है वही संसद में प्रधानमंत्री और फिर विधानमंडलों में मुख्यमंत्री बनता है। यद्यपि इस चीज को संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन वो संविधान की भावना यही है और फिर परिपाटी चली आ रही। लेकिन इन सबसे इतर लास्ट 3-4 इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री को बिहार में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, अब तो देश का चुनाव भी प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करके लड़ा जाता है। वस्तुतः उस घटना के बाद या फिर उसी के कालखंड में, उसी पीरियड में आपने सुना होगा कि टिकट के बंटवारे में जदयू में भी अफरा तफरी मची। जदयू के सांसद अजय मंडल जो भागलपुर से जीतते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी और मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे के संबंध में पेशकश की और कहा कि आप अनुमति दीजिए कि हम इस्तीफा दे दें। तो बेसिकली जदयू में अभी जो 3 व्यक्ति है वो ऑल परवेसिव है और वो आप अगर जातिगत एंगल से देखना चाहें तो वो तीनों अगड़ी जाति के हैं, ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी। इंटरेस्टिंगली प्रशांत किशोर के अशोक चौधरी पर खुलासे के बाद अशोक चौधरी की एंट्री
वो जो कथित भुंजा पार्टी है, उस भुंजा पार्टी से उनको अलग कर दिया गया है। तो इस टिकट के बंटवारे में अशोक चौधरी की नहीं चली, अन्यथा लोग बता रहे हैं कि उनके परिवार में जो एक और बची हुई है उसको भी शायद टिकट मिल जाता, या हो सकता है उनकी पत्नी चुनाव लड़ जाती, तो उनको बाहर कर दिया गया है। तो टिकट का जो बंटवारा हुआ तो उसमें अफरा तफरी मचनी शुरू हुई, बहुत तरह की बातें आनी शुरू हो गई। तो अचानक से नीतीश कुमार इन तीनों को बुलाकर, और जो बहुत नज़दीकी स्रोत हैं, जो मुख्यमंत्री आवास के स्रोत हैं, वो बताते हैं कि संजय झा और विजय चौधरी वगैरह को कस के फटकार लग गया। अशोक चौधरी, माफ कीजिएगा, संजय झा और विजय चौधरी को कस के फटकार लगी। विजय चौधरी को कहा गया कि आप तो समस्तीपुर में चुनाव लड़ते हैं, तो आप मगध रेंज का टिकट कैसे बांट रहे हैं। तो इन लोगों को फटकार लगी, लेकिन तब तक बहुत सारी टिकटें दी जा चुकी थी। उसको वापस किया जाना बड़ा राजनीतिक रूप से संभव नहीं होता ना, तो फिर विद्रोह वगैरह की स्थिति और होती। हालांकि भीतरघात इस चुनाव में, हर चुनाव में होता है, लेकिन इस चुनाव में थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा। आप स्वयं देखे होंगे महागठबंधन में भी ज़बरदस्त भीतरघात है। करीब 10 से 11 जगहों पर तो सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट है। तो फ्रेंडली फाइट चुनाव में तो कुछ होता नहीं, तो वो तो कटेंगे ही उसके। बहरहाल तो उनको डांट लगी, और उसके बाद फिर टिकटों का बंटवारा को इन्होंने अपने हाथ में लिया। अब एक और मजेदार चीज देखिए, आरसीपी के जदयू से जो विदाई हुई, उसमें कौन कौन लोग इंस्ट्रूमेंटल थे। उसमें सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे ललन सिंह, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल थे संजय झा, और विजय चौधरी इज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो बहुत तेज आदमी हैं, वो दोनों तरफ रहते हैं और कर गुजरते हैं सब कुछ, लेकिन इतने तरीके से करते हैं कि कई बार वो सामने नहीं आते हैं, तो वो भी इसमें शामिल थे। आरसीपी की भरपाई के लिए नीतीश कुमार ने अपने स्वजातीय और अपने जिले के ही एक आईएएस अधिकारी को रिजाइन करवाया, मनीष वर्मा को, और उसको पार्टी संगठन में लाया, और उनको जवाबदेही दी कि वो समता पार्टी के पुराने जो साथी हैं उन सबको इकट्ठा करें। ऐसा माना जा रहा था कि उनको आरसीपी के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में जो टिकट के बंटवारे हुए जदयू के, उसमें मनीष वर्मा दूर दूर तक कहीं नहीं था, उनको हवा भी नहीं लगने दिया गया। सो मच सो, आपको एक और चीज बता दें, नीतीश कुमार के एक प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे दिनेश राय, वो उनको दीपक कुमार के इच्छा के विरुद्ध नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़े जिले का कलेक्टर बनाया, पश्चिमी चंपारण का। फिर वो प्रोन्नत होकर सचिव बने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, और उन्होंने रिजाइन किया, रादर वीआरएस लिया। तो जो वीआरएस लिया था, तो उस वक्त बात हो चुकी थी, चूंकि मुख्यमंत्री को प्राइवेट सेक्रेटरी ही रहे थे, तो उनसे बात हो ही गई होगी, तभी वो वीआरएस लिए थे। और वीआरएस लेके उन्होंने फुल फ्लेजेड करगहर में प्रचार वगैरह करना शुरू कर दिया था। गाड़ियों के काफिले से वहां पहुंचे, वहां के रहने वाले बताए जाते हैं, और ये माना जा रहा था कि उनको टिकट मिलना तय है। लेकिन यहाँ फिर ललन सिंह ने वीटो लगा दिया। ये भी मेरे स्रोत बता रहे हैं, क्योंकि हम भी 34 साल रहे हैं राज्य के प्रशासन में, तो हमारे भी तो कुछ स्रोत हैं। ऑफ कोर्स उनका न नाम और न स्थान हम कोट कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे सूत्र हैं। तो उस पूरे सिस्टम में जो लोग थे, उन लोगों ने बताया कि मुझे पहले ही बता दिया था कि इस बार दिनेश राय को टिकट मिलने वाला नहीं है, तो टिकट उनको नहीं मिला। बहरहाल तो ये जो सारी घटनाएं हुई, तो अब यूं समझिए कि बीजेपी का एक पूरा स्ट्रेटजी था, और इसको बहुत सारे पत्रकारों ने भी बताया है, जो फुल फ्लेजेड पत्रकार, मैं तो कोई पत्रकार हूं नहीं, तो जो फुल फ्लेजेड खोजी पत्रकार लोग हैं, उन लोगों ने भी बताया कि स्थिति ऐसी बनाई बीजेपी ने। और आपको मैंने एक और वीडियो में बताया था कि बीजेपी के कई एक स्लीपर सेल है जो जदयू में है, और ये सारे लोग जिनकी चर्चा अभी हो रही है, वो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल का ही रोल अदा करते हैं। तो बीजेपी का ये प्लान है अभी तक कि अब इसको ऐसे समझिए कि 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है जदयू, और 101 पर लड़ रही है बीजेपी, और बाकी बंटवारा हुआ है
चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और हम आदि में। कहा यह जा रहा है कि 101 को छोड़कर, इनफैक्ट उसमें भी कुछ है, 101 में भी कुछ घुसा दिया है इन लोगों ने, लेकिन ये 142 सीट पर भाजपा ही चुनाव लड़ रही है। ग्राउंड से खबरें कुछ ऐसी आ रही है जो ये बता रही है कि लोजपा और जदयू के वर्कर्स में कोई तालमेल नहीं है, बल्कि ओपनली कहा जा रहा है जदयू के वर्कर्स के द्वारा, या उनको इंस्ट्रक्शन है कि भाजपा के उम्मीदवार को तो टिकट वोट देने के लिए काम करिए, लेकिन लोजपा के कैंडिडेट को मदद नहीं करना है। तो बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 142 सीट पर भाजपा ही चुनाव लड़ी। भाजपा का ये गेम है कि अगर 142 में वो 100 के आसपास, अगर 122 जीतता है तो सो मच तो गुड, लेकिन अगर 110, 112, 115 के आसपास भी जीते हैं तो नीतीश को तो मुख्यमंत्री नहीं ही बनाएंगे ये लोग। इन लोग का प्लान है कि जो रिमेनिंग है वो जनसुराज से या फिर कांग्रेस आदि से निकाल के ले लिया जाए। प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि भाई अगर उनका बहुमत नहीं आया तो वो अपने एमएलए को कह देंगे कि भाई जिसको जहां जाना है अपना जाइए। अभी कल परसों के एनडीटीवी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, और वो फैक्ट भी है कि उन्हीं के शब्दों में कि रियलिज्म ये है, वास्तविकता ये है कि अगर 30 एमएलए से ही सरकार बनना हो, उन्हीं के शब्दों में, और ये 30 जनसुराज का हो, तो मेरे चाहते यानी उनके चाहते हुए भी ये लोग रुकेगा नहीं, चला जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब इस सब की भनक नीतीश कुमार को लग चुकी है। नीतीश कुमार को यह भी लग चुकी है कि इनके किले में सेंधमारी हो चुकी है। जदयू के 101 टिकट में कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग खड़ा हो गए हैं जो स्लीपर सेल ने खड़े किए हैं, जिनका एलिजियंस बीजेपी के साथ है। इनफैक्ट आरजेडी में भी कुछ स्लीपर सेल्स घुस गए हैं। बीजेपी का इस बार 3 फ्रंट का अटैक था इस चुनाव में। पहला था वो पॉलिटिकल प्लैंक पर, जंगल राज और बाकी सारा चीज प्रधानमंत्री के द्वारा 10,000 रुपये ट्रांसफर कराना, जबकि वो स्टेट का पैसा था, ये सब। दूसरा था कि जदयू में अपने स्लीपर सेल्स के जरिए और अपने कैंडिडेट्स घुसाया जाए। और तीसरा था कि महागठबंधन में भी तोड़फोड़ किया जाए, और महागठबंधन में जो दुर्गति हुई टिकटों के बंटवारे में, वो भी इसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। जो जब नीतीश कुमार को ये हवा लगी कि साहब ये तो हमको मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहा है, तो अब प्लान क्या है सो हम आपको बता देते हैं। प्लान ये है कि नीतीश कुमार आरजेडी के संपर्क में है, और उनका अपना या उनके लोगों का कैलकुलेशन है, और अभी तक जो ग्राउंड पर रिपोर्टें आ रही है, जो पत्रकार लोग बता रहे हैं, या सर्वे और भी जो बता रहा है कि फर्ज कीजिए कि 70-75 जदयू को और 70-75 ही मिल गया आरजेडी को, तो इस बार फिर नीतीश जी पलटी मारेंगे, ये लगभग तय है। अगर इस राइडर के साथ हम बता रहे हैं कि अगर ऐसी सीटें आई, क्योंकि भाजपा डिटरमिन्ड है कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। अब ये चीजें बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो किस तरीके के परिणाम आएंगे। मैं यहीं पर एक बात आप दर्शकों से करना चाहता हूं, मतदाताओं से करना चाहता हूं। आपने 2 शब्द अक्सर सुने होंगे, एक अन्नदाता और एक मतदाता। हम लोग ये सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि अन्नदाता हमें खाना खिलाते हैं और मतदाता सरकार बनाता है। लेकिन इस देश की राजनीति का कुछ ये हाल है कि अन्नदाता खाना खिलाता नहीं और मतदाता सरकार बनाता नहीं। आप कहेंगे कि ये कौन सी बात है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। अन्नदाता अन्न उपजाते हैं, किसान। वो अन्न चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, सब्जी हो सकता है। लेकिन जब वो अन्न किचन में यानी रसोई में आता है, तो जो रसोइया होता है, बावर्ची होता है, वो उस अन्न का खाना बनाता है।
आप चावल अन्नदाता के रूप में किचन में भेज तो दिए, लेकिन उस चावल की खिचड़ी बनेगी, बिरयानी बनेगा, चावल दाल बनेगा या कुछ और बन जाएगा, ये तो रसोइया के हाथ में है। इसलिए फैक्चुअली करेक्ट बात यह है कि बेशक अन्नदाता अन्न देते हैं, लेकिन खाना रसोइया बनाता है। ठीक उसी प्रकार आइए मतदाता पर। ये लोकतंत्र है, वोट हमारा मंत्र है। आज से कुछ साल पहले चुनाव आयोग ने स्लोगन दिया था और हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि मतदाता ही सरकार चुनती है। ये भी फैक्चुअली बहुत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपना मत दे दीजिएगा ईवीएम का बटन दबा के, लेकिन जो परिणाम आएंगे और जो एमएलए जीत के आएंगे, तो एमएलए को आप अनाज मान लीजिए। तो ये जब सब अनाज जीत के आएगा, तो उसके बाद जो रसोइया है, हर एक पार्टी का हेड जो है वो रसोइया है, बावर्ची है, और वो सब मिल करके चावल दाल मिला के वो खिचड़ी बनाएगा, या चावल सब्जी नॉनवेज बना मिला करके उसको बिरयानी बनाएगा, या चावल पीस के वो डोसा बना देगा या इडली बना देगा। ये इन रसोइयों का काम है। इसलिए कदापि इस भ्रम में मत रहिए कि अन्नदाता हमको खाना देता है और मतदाता सरकार बनाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सत्य है। ये कटु है, लेकिन हकीकत है। लोकतंत्र है भाई, और उसमें भी भारत का लोकतंत्र, उस देश का लोकतंत्र जो न सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, अपितु कहा जाता है कि दुनिया के लोकतंत्र की जननी भी है। तो फिलहाल हमारे डाइनिंग टेबल पर बिरयानी आता है, या खिचड़ी और चोखा आता है, या चावल दाल सब्जी आता है, या डोसा और इडली आता है, वो सब इन्हीं बावर्चियों के हाथ में है। तो हमको टेबल पर खाना आने के लिए, खाना परोसे जाने के लिए 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। इसलिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।